हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज टॉपिक है एक एक यूनिट के बारे में समझाते हैं कि मतलब कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ाएंगे आपको कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, पहले समझेंगे यूजीसी नेट जो पेपर है, पैटर्न कैसे चेंज हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज हो गया, एक एक करके बात करते हैं। पहले जो यूजीसी नेट का पेपर होता था 2019 से पहले, तो उस वक्त क्या था, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते थे, फैक्चुअल क्वेश्चन। उसके बाद धीरे धीरे मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ, फिर धीरे धीरे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे कंसेप्चुअल को जो पूरा मैचिंग असर्शन है, रीजन करके भी पूछता है, प्लस क्रोनोलॉजिकल तरीके से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो सोचिए, इसको लगभग हर साल पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए पेपर का जो बेसिक चीज है वो डीपली और कंसेप्चुअल पूछने लग गया। लेकिन जब कंसेप्चुअल पूछने लग गया, अब क्वेश्चन को देखिए, ऐसा लगेगा कि जैसे आपको ये क्वेश्चन कम्युनिकेशन का है, लेकिन रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और कभी कल आपको लगेगा रिसर्च एप्टीट्यूड का है, लेकिन वास्तव में दिखेगा आपका कम्युनिकेशन का। ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, ये कोरिलेशन कर रहा है, अर्थात जोड़ के पूछता है। तो दोस्तों, आपको जो भी पढ़ाई करना है, हर एक यूनिट को पूरा पढ़ो। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको टीचिंग पेपर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, ठीक। और टॉपिक क्या क्या है? नंबर 1 पहला आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब मान लीजिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, इसके मेथड्स को पढ़ते हो, इसके लेवल ऑफ टीचिंग को पढ़ते हो, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग क्या है, री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, पढ़ने के बाद जो आपका दूसरा टॉपिक जैसे आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। अभी सिर्फ बेसिक चीजें बता रहे दोस्तों, लास्ट में मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा। दूसरा टॉपिक शुरू होता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। अब इसमें क्या होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, जब आप टीचिंग पढ़ लेते हो, टीचिंग मतलब आपके एक टीचर का कैसी पर्सनालिटी हो, टीचर कैसे, मान लीजिए कल किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा है, आजकल अब तो देखिए सब डिजिटल चीजें होती जा रही हैं, विजुअल कैमरा लग रहे हैं, प्लस आपके सामने जो है डिजिटल बोर्ड रहेगा, तो कैसे आप पढ़ाओगे? अगर कोई टॉपिक आपको सर्च करना पड़े या कोई टॉपिक को आप नए तरीके से बताना है, तो टीचिंग को देखिए किससे जोड़ दिया, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से। आपको लगे रिसर्च, रिसर्च क्यों? क्योंकि भाई एक टीचर हमेशा रिसर्च ही करता, हर दिन कुछ नया आइडिया लाना, नया कॉन्सेप्ट लाना, नई चीज करंट को पढ़ना, ये भी एक प्रकार से रिसर्च का ही पार्ट है। तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा। आगे बताएंगे रिसर्च में क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविस्टिक क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आपका आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या करता है आपका रिसर्च में, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, राइटिंग रिपोर्ट सबमिट क्या है, एक एक। उसके बाद आपका अप्रेजल क्या है, इनोवा टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पलिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके एस्क्यूनेस क्या है, कुर्तिस क्या है, ये बेसिक चीजें क्या है, सब आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट होता है। ठीक है, तीसरा जो बात करेंगे कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार, बात करना। अगर आपके पास नॉलेज होगा तभी तो आप अच्छी बात कर पाओगे। जब आप पढ़ोगे, आप चीजों को सीखोगे, चाहे डिजिटल के रूप में, चाहे आप ऑफलाइन मेथड से, चाहे ऑनलाइन मेथड से, किसी भी रूप में जब आप क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। अर्जित मतलब कमाना होता है, लेकिन मतलब आप जब मेहनत करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, तो आप सीखते हैं। सीखने के बाद आपके पास कंटेंट बहुत तैयार होता है। जब आप बात करते हैं, किसी को अपनी बात समझाते हो अच्छे तरीके से, तो उसी बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन हमें क्या क्या पढ़ना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यही बेसिक चीज आपका। अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन क्या, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या है, ये बेसिक आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन के चैप्टर की बात होती है। अभी आगे सब बताएंगे। फिर
चौथा आपका जो टॉपिक आता है, आप जिसमें पढ़ते हो कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन्स अब कंप्रीहेंशन मीन्स क्या होता है, जैसे आप कोई पैसेज पढ़ा, एडिटोरियल न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ लिया, तो आप देखते हो हर दिन अलग अलग फील्ड पे आपका आर्टिकल होता है। कोई इन्वायरमेंट को लेकर के हो सकता है, इकोनॉमिक्स पे हो सकता है, आपका जियो पॉलिटिकल पे हो सकता है, आपका पता चला डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट पे हो सकता है, आपदा प्रबंधन पे, या पॉलिटिक्स, किसी भी चीज़ फील्ड पे क्या करता है, सरकार की जो नीतियाँ होती है उस पर भी आपका हो सकता है। कंप्रीहेंशन मीन्स होता है चीज़ों के आप जो पढ़ते कितना आपकी समझ है, समझ वो चेक करना चाहता है कि आप किसी पैसेज को पढ़ के उसमें से कितना अच्छा आप आंसर निकाल सकते हैं, ये वो चेक करना चाहता है। तो ये कब आएगा, जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। देखिए कितनों भी ऑनलाइन चीज़ें आ जाएं आपकी सुविधाओं को आसान कर दें, लेकिन पढ़ना तो अपना ही दिमाग को पड़ेगा, इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, लिखना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो पढ़ाई का कंटेंट बेसिक आपका एक पेन और कॉपी से बेहतर होता है, वो आपका डिजिटल चीज़ें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो कंप्रीहेंशन मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग आना, समझ आना, चीज़ों के बारे में बेसिक पकड़ होना। पांचवा, फिफ्थ चीज हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये बेसिक चीज। देखिए अब आपको ये जो यहां से क्या पूछता है, देखिए दोस्तों, एंड करके है ना अलग कर दो। मैथ इसमें क्या क्या आपका पूछता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, उसके वर्क एंड टाइम क्या है, रेलवे संबंधी, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन क्या है, बोट से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, आपका पाइप एंड टंकी से संबंधित, पाइप एंड सिस्टम्स इसको बोलते हैं, एवरेज से संबंधित, नंबर सिस्टम से संबंधित, सीरीज से संबंधित, ये आपका होता है मैथमेटिक्स। लेकिन आपका लॉजिकल रीजनिंग में क्या आएगा, जैसे कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, उसके बाद आपका डायरेक्शन क्या है, ब्लड रिलेशन क्या है, ये बेसिक चीजें आपको पूछता किससे, लॉजिकल रीजनिंग से। पजल क्या है, यहां पर आपका दोनों पॉइंट जोड़ करके पूछता है, ठीक है। और सिक्स आपका जो शुरुआत होता है उसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, अरे सॉरी लॉजिकल, आप कहोगे ये क्या, ये भी तो लॉजिकल था, ये भी लॉजिकल रीजनिंग। ये जो लॉजिकल रीजनिंग है एक प्रकार से इंडियन लॉजिकल जो मैथमेटिक्स तरीके से पूछा जाता है, लेकिन जो ये लॉजिकल रीजनिंग पढ़ोगे इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है बताते हैं। जैसे आपको स्टेटमेंट दे देगा, उस पर आपको आर्गुमेंट करना है। कोई स्टेटमेंट दे दिया, जैसे मैंने बोला कि बादल आज हो रहे हैं आसमान में, लगता है बारिश होगा। अगर बारिश स्टेटमेंट क्या दिया बादल का, अब मैंने अनुमान लगाया, एस्टिमेटेड कर रहा हूँ, बादल को देख के आज लगता है बरसात होगी। हो सके बरसात ना भी हो तो मेरा कंक्लूजन गलत हो सकता है। तो इसीलिए ये जो लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं इसको वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग करके होता है, कुछ इसमें इंडियन लॉजिकल रीजनिंग भी होगा। अभी एक एक पॉइंट बताते हैं क्या क्या रहता है। पहला होता है आपका स्टेटमेंट क्या है, प्लस उसके बाद आपका आर्गूमेंट क्या है, लास्ट में उसमें हम निकालते हैं कंक्लूजन क्या, निष्कर्ष। देन आफ्टर टाइम सेकेंड टॉपिक आपका होता है फॉर्मल फैलेसी क्या है, इनफॉर्मल फैलेसी क्या है। फिर उसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं कोडोनेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं, कोडोनेशन एंड डेनोटेशन। भाई कोडोनेशन मीन्स किसी चीज़ का कोडिंग के तरीके से बात करना, डेनोटेशन उसके सांकेतिक तरीके से बात करना। जैसे अगर मैं किसी चीज़ को बोलूँ कि स्नैक, स्नैक मीन्स सांप, तो सांप का एक मीनिंग मैंने उसको अर्थ निकाल लिया, लेकिन अर्थ का कई और भावार्थ निकालना। स्नैक को मतलब आपने सपने में देखा तो लगेगा महादेव का दर्शन हो रहा, या आपका कुबेर का धन की प्राप्ति हो रहा, या आपके जीवन में कष्ट दूर होने वाला है तो शंकर जी का दर्शन हो रहा, भगवान का दर्शन हो रहा। इस तरीके के लोग अपना अपना मैथोलॉजी तरीके से चीज़ें क्या करते हैं, सेट करते हैं। ये होता है आपका डेनोटेशन, अलग अलग चीज़ों से इसको जोड़ते हैं। नेक्स्ट
टॉपिक इसी में आपका आता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आप पढ़ेंगे कंट्राडिक्टरी क्या है, कंट्राडिक्शन क्या है, सब कंट्राडिक्टरी क्या है, सब अल्टरनेटिव क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें है आपका होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में आप पढ़ोगे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, ऑर्थोडॉक्स क्या है, हेथोडॉक्स क्या है। ऑर्थोडॉक्स जो गॉड में या वेद में बिलीव रखते हैं, हेथोडॉक्स वो जो नास्तिक होते हैं, जो गॉड और इसमें बिलीव बल्कि वो साइंस और लॉजिक चीज़ों पे बात करते हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक चीज़ों पे बात करते हैं, जिसमें आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाक, आजीविका की बात आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरुआत इसी में होता है। अगला था आपका वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग। तो वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आपका स्क्वायर दे देगा, ट्रायंगल दे देगा और उसमें आप पूछे कौन सा डिजिट किसमें शो करता है। ऐसे मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए एक पॉइंट पर पूरा समझा के बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको टारगेट रहेगा कम्युनिकेशन का। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ठीक, एक यहाँ पर मैंने ऐसे स्क्वायर बना दिया, ठीक, और मैंने एक ऐसे सर्कल बना दिया। अब मैंने इसको इसमें लिख दिया, ए का डिनोट कर दिया, इसको बी से डिनोट कर दिया, इसको सी से डिनोट कर दिया। ए को मान लीजिए मैंने कर दिया ये डॉक्टर साहब है, और इसको मैंने कर दिया ये आईएएस ऑफिसर है, और इनको मैंने प्रोफेसर बना दिया, प्रोफेसर। बस समझ जाओ। अब अलग अलग चीज मैंने डिनोट कर दिया। ये है इवैल्यूएशन ऑफ डायग्राम का क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ऐसे लिख दो डी, तो मैं पूछूंगा ऐसा कौन सा डिजिट है या ऐसा कौन सा लेटर है, ऐसा कौन सा वर्ड है, आप बताइए, जो तीनों को डिनोट कर रहा है। तो आप कहेंगे भाई डी। क्यों? डॉक्टर तो मान लो ए पूरा ट्रायंगल हो गया, बी पूरा आईएएस हो गया और सर्कल पूरा प्रोफेसर हो गया, तो तीनों को कौन कंबाइंड से जोड़ के बात कर रहा है, तो डी कर रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इसी में ही। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव क्या होता है, जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप प्रपोजल बनाएंगे, तो वहां पर एक काफी मेथड्स आप यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक उसी प्रकार का इनका रूप होता है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स होता है जनरल टू पर्टिकुलर, जिसमें क्वांटिटी की बात करता है, और इंडक्टिव वो होता है जो पर्टिकुलर टू जनरल की बात करता है, ये हमेशा क्वालिटी की बात करता है। तो बेसिक चीज आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कब ये डिडक्टिव होगा, कब ये इंडक्टिव होगा। फिर उसमें डिडक्टिव में आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई ये जनरल टू पर्टिकुलर तो है, लेकिन इसमें हमें वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, ये बेसिक चीज को आपको पता करना पड़ेगा। अभी इसको बता सकते हैं। दूसरा इंडक्टिव में से ही आपका कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है और अनस्ट्रॉन्ग क्या है, ये बेसिक चीज पॉइंट को पूछता है। तो आपका डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये आपका जब रिसर्च करेंगे, प्रपोजल बनाएंगे, तो वहां पर काफी चीजें काम करता है। प्रपोजल बेसिक चीजें वही 5 पॉइंट 6 पॉइंट लोग रखते हैं दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आपका टॉपिक क्या है, मेथड्स क्या है, किस तरीके का आप मेथड्स यूज कर रहे हैं, डिडक्टिव है या इंडक्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है या आपका हिस्टोरिकल है। तो इस तरीके क्या करते हैं, जब रिसर्च करेंगे तो ये चीजें वहां पर काम करता है। इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, दूसरा इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग में आता है प्रमाण। प्रमाण मीन्स होता है किसी चीज का प्रमाण हो, प्रत्यक्ष हो, जो आपको दिखाई देता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं साफ, आप देखिए कैमरे के सामने हूं, ये प्रमाण है। मैं यहाँ राइटिंग करता हूं तो प्रमाण है। अब इसी में अलग अलग चीज होता है। प्रत्यक्ष क्या है, उपलब्धि क्या है, अनुपलब्धि क्या है, उपमा क्या है, शब्दा क्या है, ये इसके अलग अलग पॉइंट से इसको समझाया जाता है। प्रत्यक्ष मीन्स जो हमें पूर्ण रूप से दिखाई देता है, परसेप्शन, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। दूसरा होता है शब्दा। शब्दा मीन्स होता है वर्ड, जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, वर्ड के माध्यम से चीजों को पहचान करना। तीसरा होता है आपका कंपैरिजन, उपमान, एक किसी चीज से कंपेयर करना, तुलना करना। जैसे आजकल लोग कंपेयर ज्यादा करते हैं, इनकी घर देखिए 4 मंजिला, मेरे घर 2 मंजिला, इनके घर BMW, मेरे घर ओडी है, ये कैसे लाइफ है, क्या जिंदगी है, दैट इज ए कंपेयर। क्योंकि आप जब अदर पर्सन से यू हैव टू कंपेयर, देयर आर पर्सन यू हैव टू कंपेयर, अपर फैमिली, लोअर फैमिली, मिडिल फैमिली, ये होता ना कंपेयर करने का, कि भाई अपर फैमिली, मिडिल फैमिली, लोअर फैमिली, तो जिसमें आप तुलना करते हो।
किसी भी रूप को लेकर के। आजकल लोग कलर को लेकर के भी कंपेयर करते हैं, हाइट को लेकर कंपेयर करते हैं, वॉइस को लेकर के कंपेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होता है आपका, जिसको बोलते हैं उपमान, उपमान या कंपेयर करना। अगला होता है अर्थपट्टी। अर्थपट्टी मीन्स क्या होता है, इसी में अर्थ निकालना। अर्थ मीन्स सपोज करके किसी का ड्रेस देख करके, आपके जैसे कोई अगर मान लीजिए टाई वाई लगा लिया, बढ़िया ब्लीचिंग ब्लीचिंग, बड़े पता आजकल नए नए चलते फैशन, बाल सेट कर लिया, अच्छे खासा आया और बोर्ड के सामने खड़े हो, हेलो वेलकम टू टुडे आई एम डिस्कसन माय टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो आपको लगेगा ये बंदा अंग्रेजी भी बोल लेता है, इसकी पर्सनालिटी क्या है, इसके पास क्या कंटेंट है, इसके पास क्या नॉलेज है। आप उससे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। बट ये जो कंपेयर करना अच्छी बात है, सॉरी अर्थ है, इसका मतलब अर्थ निकालते हैं। उसके ड्रेस को देख करके, उसके पहनावे को देख करके, उसके चाल, उसके बात को देख करके आप क्या करते हैं, अर्थ निकालते हैं कि हो सकता है ये पढ़े लिखे है, हो सकता है प्रोफेसर हो सकता है किसी कंपनी में सीईओ हो सकता है किसी कंपनी में एमडी हो, या हो सकता है और भी उच्च पोस्ट पे हो, एडवाइजर हो, सलाहकार हो। तो आप क्या करते हैं, उनको अर्थ निकालना शुरू कर दें। जैसे एक वकील है, एडवोकेट। अब देखिए कभी कभार आपको समझ में नहीं आता एडवोकेट कौन होता है, जज कौन होता है। तो जब उनमें क्या करते हैं, अलग अलग उनके ड्रेस के हिसाब से अर्थ निकालते हैं। कोई पुलिस है, कोई मिलिट्री का जवान है, सैनिक है, तो उसके ड्रेस से आप क्या करते हैं, उसका अर्थ निकाल लेते हैं। ये होता है आपका अर्थपट्टी। अनुपलब्धि, जो चीज़ प्रेजेंट ही ना हो, जो प्रेजेंट ना हो, उपलब्ध ही ना हो, जिसके बारे में हम बात करते हैं लेकिन हमारे पास प्रेजेंट नहीं, उसको बोलते हैं अनुपलब्धि। इस तरीके दोस्तों आपका परमाना जो होता है, अनुमाना। अनुमाना देखिए, हाँ आगे अब आपका अनुमाना मीन्स होता है किसी चीज़ का एस्टिमेटेड करना, अनुमान लगाना। जैसे अनुमान क्या लगाते हैं, कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति, तो आप अनुमान क्या लगाते हैं कि देखिए आप कभी कहीं बैठे होते हैं तो अनुमान लगाते हैं ना, जैसे सीबीआई ऑफिसर की तरह, इस वक्त टाइम ये हो चुका है, ट्रेन अभी चलने वाली है, हो सकता है इस ट्रेन से वो व्यक्ति सफर करेगा। तो एक काम करो, आप उस खिड़की के या उस दरवाजे के पास आप खड़े हो जाओ, वो जरूर वो व्यक्ति यहाँ पर एंट्री करेगा। कैसे अनुमान लगा लिया, किसी को पकड़ना है, या बादल को देख करके अनुमान लगाना, या मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है जिस पे आप लिखा है, मान लीजिए दूर से आप देखते हैं स्कूल बस लिखा है, तो आपको लगेगा कि आज स्कूल खुला हुआ, बच्चे पढ़ने जा रहे होंगे, इसलिए तो स्कूल बस चल रहा है। किसी भी चीज़ में आप अनुमान लगा सकते हो। आप कहीं पर दूर खड़े हो, किसी चीज़ की अच्छी सी स्मेल आती है गुलाब की, तो आपको लगेगा आसपास कोई बगीचा है गुलाब का। और कहीं दुर्गंध आती है तो लगेगा यहाँ पर कोई ऐसा लगता है बूचड़ खाना बना है, मांस उस कट रहे हैं, उसकी बदबू आ रही है। इस तरीके से क्या करते हैं आप, सूंघ करके, देख करके, ऐसी चीज़ें क्या करते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये होता आपका लॉजिकल रीजनिंग। लास्ट में इसी में एक टाइप्स ऑफ अनुमाना पूछता है, जैसे व्याप्ति क्या है तो आभास क्या है। व्याप्ति मीन्स होता है जिसमें किसी भी चीज का व्याप्त होना, लिप्त होना, रीजन के साथ। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आप अपने पढ़ाई के साथ व्याप्ति हो, आप उसमें लिप्त हो। क्यों पढ़ रहे हो भाई, किसी से अगर कोई पूछा जाए आप पढ़ाई क्यों करते हो, देखिए पढ़ाई अगर आप पैसे के लिए करते हो तो आपकी पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। सोचो ये क्या बात है। जिस दिन कोई अगर वीडियो पे बोले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो समझ जाइए वो आपसे सौदा कर रहा है, वो अपनी चीज़ को बेचने आया है। ये पहली साइकोलॉजिकल। जो आदमी दानी होगा, जो वो कभी किसी से नहीं कहे मुझे दो, मुझे ये करो, अरे ठीक है मेरे पास ज़्यादा मैं दे देता हूँ, ले जाओ कोई बात नहीं। समुंदर थोड़ी कभी कहता कि मेरे पास पानी की कमी है, भले खा रहा है तो क्या हुआ, सारी नदियाँ जाके उसमें गिरती हैं, प्यास बुझाती हैं। एक काल्पनिक चीज़ बात किया। तो वैसे कहने का मतलब है, अब जैसे आप व्याप्ति पढ़ते हो, जिसमें व्याप्ति मीन्स लिप्त होना, तो आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई कभी पैसे के लिए मत करना। आप सोचो ये क्या बात है, लोग पढ़ाई तो पैसे के लिए करते हैं। पढ़ाई को आप एक चीज़ याद रखना, जो मैथोलॉजी तरीके से है। आपने कभी सरस्वती और लक्ष्मी जी की तस्वीर देखी होगी, बगल में गणेश जी भी बैठे होते हैं। लक्ष्मी जी हमेशा खड़ी होती है ऐसे आशीर्वाद देती हुई, और एक हाथ ऐसे उनका नीचे रहता है, ऐसे एक से पैसा गिर रहा है और दूसरे से आपका फूल कमल का आशीर्वाद देती है। बगल में सरस्वती जी बीड़ा बजाती है और उसके बगल में गणेश जी बैठे होते हैं। हर मूर्ति कुछ बात करती है, कुछ मैसेज देती है। आप उस तरीके से सोचो। कैसे? सरस्वती ये कहती है कि अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं बैठ जाऊंगी आपके सर पे और कभी नहीं जाऊंगी।
लेकिन लक्ष्मी एक ऐसी है, वो जैसे चंचल होती है, आज आपके हाथ में कल दूसरे के हाथ में, वो चलती रहती है। तो अगर आप लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो आपको दौड़ाती रहेगी, और जिस दिन आप सरस्वती के पीछे बैठ जाओगे और सरस्वती जहाँ पर आ गई, लक्ष्मी खुद उनके साथ में आ जाएंगी। तो आज से जब कोई काम करो तो पैसे के लिए मत करना, अपनी नॉलेज को बेहतर करने के लिए करना, लक्ष्मी जी खुद वापस आ जाएंगी। बड़े बड़े जब बिजनेसमैन होते हैं, काम करते हैं ना, अपनी नॉलेज को डेवलप करते हैं ना, सोच को डेवलप करते हैं, उसके बाद देखिए पैसा आना शुरू हो जाता है। और जो पैसे के पीछे तुरंत भागता है वो पैसे के पीछे ही भागता चला जाता, लेकिन बुद्धि नहीं आता। इसलिए वो वकील करता, डॉक्टर करता, जब कोई केस फंसता है। जो पढ़ा लिखा होता है उसे समझ होगा तो क्यों दंगा करेगा, क्यों फसाद करेगा, क्यों ऐसी चीज़ों में फंसेगा, क्योंकि उसके पास सरस्वती है। तो देखिए पढ़ाई का मतलब क्या होता है, हर एक पॉइंट से अगर लिंक करके पढ़ोगे तो चीज़ें और आसान होती है। व्याप्ति मीन्स आपका रीज़न है। आपसे पूछा जाए कल कि पढ़ाई क्यों करते हो, तो पढ़ाई इसलिए कि एक मानव बन जाओ, एक सभ्य बन जाओ, एक देश को बेहतर करना है, एक समाज को बेहतर करना है। हम इसलिए पढ़ाई करते, और पढ़ाई हमें हर दिन करना पड़ेगा। जब तक हमारी आंखें देखती रहेंगी अक्षर को तब तक पढ़ेंगे, जब तक सुनाई देगा तब तक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कोई एज है कि 20 तक 30 तक पढ़ लिया और खत्म पढ़ाई। पढ़ाई तो आपको जब तक है तब तक पढ़ो। तो पढ़ाई की ये चीज़, व्याप्ति मीन्स रीज़न। कोई भी चीज़ ना कोई रीज़न होता है। अगर कोई आपका दोस्त आपसे मिलता है तो कोई ना कोई रीज़न है। आपकी फैमिली आपसे जुड़ी है तो कोई ना कोई रीज़न है। आपकी अगर घर परिवार बसता है तो कोई ना कोई रीज़न है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लॉजिकल रीजनिंग बात करता है। कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के नहीं आपसे मिलता, सब स्वार्थ से है। मैं हूँ, मैं भी स्वार्थी हूँ, मैं इसे कैसे कह दूँ मैं स्वार्थी नहीं। ये चीज़ सब में रीज़न छुपा है। मुझे हो सकता है खुशी मिलती है, क्या रीज़न है, मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैंने कुछ नया काम कर रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिनके पास कुछ नहीं, कुछ देख लेते हैं। मैंने जो अपने पास 15 साल का 20 साल का जो भी पढ़ाई करके मैंने अनुभव पाया है, उसको अगर शेयर करता हूँ तो क्या मुझे खुशी मिलती है, मैं खुशी के लिए कर, वो खुशी भी मेरे लिए एक रीज़न है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं हेतुआभास। अब हेतुआभास मीन्स क्या होता है दोस्तों, हेतुआभास मीन्स होता है जिसमें कोई चीज़ का बाय मिस्टेक उसको क्या करते चेक करना। यू हैव टू चेकिंग बाय द मिस्टेक, कोई गलती को चेक करना। गलती क्या चेक करना, जैसे आप कोई काम कर रहे थे, बाई चांस वो गलती हो गया। अब उसमें गलती क्या होता है, एक होता है आपका जिसमें आप पढ़ेंगे 3 होता, माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। ये 3 टर्म को आप समझिए। माइनर टर्म मतलब क्या होता है, जैसे 2 परमिसेस 1 परमिसेस 2 लाइन हमने लिख दिया। परमिसेस 1 में पॉइंट इंडिकेट करता, लेकिन सेकेंड में माइनर टर्म जो दोनों में इंडिकेट कर, दोनों में कॉमन मिलता है, क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। और जो आपका ऑब्जेक्टिव रूप में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर, मिडिल टर्म और माइनर टर्म, मिडिल टर्म। और नेक्स्ट आपका आएगा सॉरी दोस्तों, माइनर, मिडिल, उसके बाद आ जाएगा आपका मेजर टर्म। ठीक, माइंड थोड़ा क्लिक कर गया क्योंकि दिमाग में कई डाटा चलती रहती हैं। तो माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। मेजर मतलब जो मुख्य पॉइंट की बात करता है। ये आपका होता है, तो आभास मीन्स होता है गलतियों को ढूंढना, चेक करना। अब गलती आप चेक कैसे करेंगे, जैसे 5 पॉइंट होता है। अनुपलब्धि, जो उपलब्ध ना हो। अर्थपट्टि, जिसका अर्थ निकाला जाता हो। बधित, जो बधा हुआ है। अबधित, जिसमें बधा हुआ ना हो। स्वतंत्रिका, जो स्वतंत्र हो। इस 4 पॉइंट जो होता है आपका हेतुआभास में हम पढ़ते हैं। ये हमने लॉजिकल रीजनिंग के सारे पॉइंट एक एक समरी तरीके से बात किया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है 7 पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं, द पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। द पीपल डेवलपमेंट एंड मेंट। अब ये देखिए आपका जो टॉपिक दिया है, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि यूपीएससी के मटेरियल के तरीके से था, जिसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट, तो ये सारी चीजें देखिए आपका जुड़ा हुआ है। कहता द पीपल एंड डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंट, इसको क्या क्या हमें पढ़ते हैं। द पीपल एंड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में क्या पढ़ते हैं, पहले डेवलपमेंट मीन्स विकास। डेवलपमेंट कब होगा, जैसे आप हो, आप कोई काम करते हो, पढ़ाई करते हो,
अब जब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती, एग्ज़ाम आप देते, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जॉब आपकी लग जाती है, तो पैसे कमाते हो, तो आपका डेवलप होता कि नहीं होता? कल आप बाइक से जा रहे हैं, आज 4 व्हीलर से जा रहे हैं। कल आप मान लीजिए 4 व्हीलर 5 लाख की खरीदे, आज पता चला 70 लाख 80 लाख का, कल तो आप 2 करोड़ का BMW ले रहे हैं। आप बढ़िया बढ़िया गाड़ी, आपका डेवलप हो रहा है। लेकिन ये डेवलप कब होगा, ये डेवलप कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर जोड़ दिया है इन्वायरमेंट। कहते हैं कि जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा, आपका वातावरण, आपका लिथोस्फीयर, आपका हाइड्रोस्फीयर, आपका एरोस्फीयर, आपका बायोस्फीयर, सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं तभी मानव का विकास हो सकता है। कैसे? मान लीजिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ अर्थ, ये अर्थ है प्यारा सा, पेन नहीं चल रहा, दूसरा बनाता हूँ। अब आपको, क्योंकि ये पूरे आप अर्थ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, और किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट। अब इस पे अलग अलग कॉन्टिनेंटल जो भी है, आप अमेरिका वगैरह ये सब पढ़ते हो। यहाँ पर अमेरिका है, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आपका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, यहाँ पर मेडागास्कर है, ये आपका पूरा सऊदी अरब वगैरह, प्लस यहाँ पर एशिया महाद्वीप हो जाता है, ये ग्रीनलैंड हो, ये आइसलैंड हो गया, यूरोप वगैरह हो गया। इस तरीके का आपको देखते होंगे पूरा मैप दिखता है, ग्लोब दिखता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए, अभी पूरा पॉइंट कॉन्सेप्चुअल समझ में आ जाएगा। हम जब पढ़ते हैं पहले पृथ्वी के बारे में, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ठीक है, दूसरा हम पॉइंट पढ़ते हैं उसके बाद, जो जल के रूप में होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। तीसरा उसके बाद हम पढ़ते हैं जिस पे जीव जंतुएं पाई जाती है स्थल पे और जल पे, इसको हम बोलते हैं क्या? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं इसी में जो आपका चारों तरफ आवरण के रूप में गैसीय पिंड की तरह जो आवरण से घिरे हुए होते हैं, आवरण है जिसमें आप पढ़ते होंगे एरोस्फीयर, इसको बोलते हैं, यहां पर लिख देते हैं एरोस्फीयर। एरोस्फीयर। अब ये क्या है? एरोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक, और अगर इन्हीं सभी को जोड़ दो, सबको जोड़ दो, इन तीनों को ऐड कर लो, प्लस इनको भी यहाँ पर ऐड कर दो, तो जो नया चीज निकल के आता है वही आपका होता है इन्वायरमेंट। आप सोचो ये कैसे? और इन्वायरमेंट क्या क्या चीज आता है, ये सभी उसी का पार्ट है। अब कैसे कहते हैं कि आज मौसम ठीक नहीं है, आज तूफान आने वाला है, आज बरसात होने वाली है, आज गर्म हवा चल रही है, लू चलने वाली है, ये सारी चीजें आप कैसे पता करते हैं? इन्हीं में जब किसी भी चीज में कोई मोमेंट होता है, कोई ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी क्रियाकलाप होती है जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण है इन्हीं चारों से घिरा हुआ है। पर्यावरण में आप पढ़ते होंगे लिविंग पार्ट एंड नॉन लिविंग पार्ट, बायोटिक, अबायोटिक, इन्हीं सभी चीजों जो घिरा होता है, आवरण होते हैं, घिराव होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण में जो हम पढ़ते हैं इनको बारे में, अब इसमें मानव किस रूप में है? बायोस्फीयर का पार्ट है कि नहीं? बायो जैवी है, जीव जंतु है। अब इसमें आप जब पढ़ोगे तो पेड़ आएंगे, प्लांट आएंगे, पेड़ है, और एनिमल्स मतलब एनिमल है, जानवर है। अब जानवर तो मानव भी एक है, ऐसा तो है, उसी का पार्ट है, तो दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब मानव का अगर विकास होना है तो कैसा होना चाहिए? आपका पर्यावरण अच्छा होना चाहिए। तो पर्यावरण के पार्ट कौन? लिथोस्फीयर अच्छा होना चाहिए, हाइड्रोस्फीयर अच्छा होना चाहिए, बायोस्फीयर में तो हम रहेंगे ही, प्लस एरोस्फीयर। एरोस्फीयर मीन्स ये जो आपका वायुमंडल है जिसमें स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, ये सारी पार्ट किसकी बात करता हूँ? वायुमंडल की। अब इनमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है? देखिए, अगर लिथोस्फीयर मान लीजिए आपका टेक्टोनिक क्रिया होती है, स्थलमंडल, स्थलमंडल जिस पे हम रहते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। अब पृथ्वी को कई भागों में डिवाइड किया, इसको बांटा गया है लेयर में। क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है,
सियाल क्या है, सीमा क्या है, नीफे क्या है, ये बेसिक पॉइंट होता है। तो जब हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, अब पृथ्वी पे मान लीजिए कोई सा टेक्टोनिक क्रिया एक्टिविटीज होती है जिससे भूकंप आता है, वॉल्केनो आता है, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? बायोस्फीयर पे। अब बायोस्फीयर पे प्रभाव पड़ा तो इन्वायरमेंट क्या होगा? अनबैलेंस हो गया। वैसे हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर किसका पार्ट है? जलमंडल का। अब जल की सतह अगर ज्यादातर बढ़ती चली गई, समुद्र की सतह और बढ़ती गई, जैसे आजकल देखिए ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ने लग गया। और जब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपके किस पे प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपके बायोस्फीयर पर पड़ेगा। अब बायोस्फीयर प्रभाव पड़ा तो एनवायरनमेंट क्या होगा? अनबैलेंस होगा। तो ये कहने का मतलब है एक पॉइंट से हर एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, एक लिंक से दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब वैसे आपका बायोस्फीयर में कभी कभी चीजें होता है। अब बायोस्फीयर में कोई ऐसा वायरस, ऐसा कोई जंतु अब डेड हो गया, अब उस जंतु को कोई दूसरा जंतु या कोई एनिमल्स उसको खा लिया, कंज्यूम कर लिया, अब उसको मानव ने पका के खा लिया, तो मानव के अंदर वायरस आ गया एक प्रकार से, इससे भी बीमारी फैल जाती है जैसे कोरोना वायरस। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी चीज में थोड़ी सी अनबैलेंस हुआ तो उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट पर पड़ता है। अब अगला पॉइंट करते हैं एरोस्फीयर। एरोस्फीयर मतलब वायुमंडल में अगर आप मान लीजिए सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, ओजोन लेयर उसको फिल्टर करता है, फिल्टर करके धरती तक भेजता है। अगर ओजोन लेयर कमजोर हो जाए तो क्या होगा? मानव को ऊपर जो पूरा अल्ट्रावायलेट जो किरणें जो फिल्टर करके आती थी वो फिल्टर नहीं होगा तो मानव के जन मतलब एक प्रकार से उसके स्वास्थ्य पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पेड़ पौधे भी क्या हो गए? तहस नहस नष्ट हो जाएंगे, पत्तियां सूख जाएंगी, पत्ते भी जड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से खेती पे प्रभाव पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? मानव के लिए खाने पीने की चीजों की दिक्कत हो जाएगा। तो एरोस्फीयर में देखिए हमें क्या क्या चीजें पढ़ना कि भाई उसमें आपका नाइट्रोजन है, मेथेन है, प्रोपेन, हेक्सेन, ग्रीन हाउस गैस, जिसमें ग्रीन हाउस गैस आपका मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, सल्फर होता है, ऑक्सीजन होता है। ये सारी चीजें मिलकर के ग्रीन हाउस बनती है। अगर इनकी मात्रा बढ़ गई, किसी भी चीज का, किसी गैस के तत्व की मात्रा बढ़ गई तो हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखते हो ठंड के मौसम में पोल्यूशन सबसे ज्यादा बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन यही है, भाई गाड़ियां चलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा निकलेगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा निकलेगा तो अर्थ गर्म होगा, अर्थ जब गर्म होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग में क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो मानव प्रभाव पड़ेगा। तो यही कहा गया। और डेवलपमेंट कैसे होगा? इसके डेवलपमेंट तभी ठीक होगा जब आपके देश की सरकार और जनता अवेयर हो, जागरूक होगा, तभी उनका विकास होगा। अगर हम मान लीजिए पहाड़ से काट के पत्थर को तोड़ के बजरी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो हमें वहां काटने की आवश्यकता है जो चीज लगता है कि नेचर के खिलाफ नहीं, नेचर के हिसाब से ठीक है। अब पता चला कोई नवनिर्मित चट्टान हिमालय है, आप उसको काटोगे तो पूरा मिट्टी निकलेगा, और वो जब अगर टूटेगा तो आप एक प्रकार से अगर आप 1 टन निकालते हो तो समझो कि 100 टन कितना क्या करेगा? ग्लेशियर नुकसान होगा। अब आप अरावली का रेंज है, अरावली जो कि आप एक प्रकार सबसे पुराना पर्वत है, एक प्रकार से ओल्ड एज का पर्वत है। अब अरावली का रेंज में आप जाइए, पर्वत को देखते लोग काट काट के उसको बजरी बनाते, वहां से पत्थर निकालते, माइंस खुदाई होती है, बहुत कुछ चीजें निकालते हैं। मानो उसको ठीक है अपने जीवन के लिए उपयोग में लाता है, वो अपने डेवलपमेंट के लिए काम करता है, लेकिन पर्यावरण को अगर ध्यान में करेगा तब तो डेवलपमेंट ठीक है। अगर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम नहीं अच्छा करेगा तो डेवलपमेंट ठीक नहीं है। इस पॉइंट से आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। अब उसी में आप पढ़ोगे COD क्या है, BOD क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इकोटोन क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, वेटलैंड क्या है, ये सारी पॉइंट क्या होता है आपका सिलेबस में दिया होता है। तो बस आपको बेसिक चीजें आपको समझना है। जब बेसिक चीजें आप समझ जाएंगे, हर एक पॉइंट समझ जाएंगे कि हाँ ये पॉइंट में अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो इनका इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर इनका इम्पैक्ट ठीक है तो इनका इम्पैक्ट भी अच्छा होगा, इनका मानव का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब जैसे मानव आजकल देखिए डेवलपमेंट के लिए गाड़ी घोड़ा बहुत कुछ चीजें डेवलप कर लिया, बहुत कुछ चीजें बना लिया। आज इस प्लेनेट, इस अर्थ को छोड़ के दूसरे प्लेनेट, दूसरे ग्रहों पे जाना शुरू कर दिया। मानो इतना इजाद, इतना डेवलपमेंट कर लिया, इसको तहस नहस तो कर रहा, दूसरों पे जाके करेगा। इसको ऐसा कौन सी संतुष्टि, कौन सा सेटिस्फेक्शन चाहिए, यही नहीं समझ में आता है। दाल रोटी आज खाए तो उसे लगता है कल और पनीर भी चाहिए, पनीर खाए तो बोलेगा नहीं कल कोरमा भी चाहिए।
अब इस तरीके का उसकी माइंड इतना ठीक है, रिसर्च करो, नई चीज़ आविष्कार करो, लेकिन नेचर को ध्यान में रखते हुए। आज देखिए पोल्यूशन इतना ज़्यादा है बड़े बड़े शहरों में, मानो हर दिन अपने हार्ट को कहते हैं 100 सिगरेट पीता है एक व्यक्ति पर डे, इतना पोल्यूशन होता है, मानो इतना ही जाती है। लेकिन वो डेवलपमेंट किस काम का है? आज आप डेवलप किए, 10 दिन उसके बाद हॉस्पिटल में लेटते हो, 100 दिन हॉस्पिटल में लेते हो, आपका हेल्थ खराब रहता है। तो ऐसा डेवलपमेंट ठीक नहीं है। तो हमें इस तरीके की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप पढ़ाई करते हो तो। मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका दोस्तों इसी तरीके का होता है, बात आपको समझाने का, बेसिक चीज़ बताने का है। आप एक रिसर्चर बन रहे हो, आप एक प्रोफेसर बनोगे तो आपको रटने की चीज़ नहीं है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों आपको समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको बात करते हैं DI, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। अब देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसको हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है? देखिए कल आप प्रोफेसर बनते हैं, आपके सामने आप रिसर्च भी करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप एक डेटा बनाएंगे कि हमें क्लास 1, क्लास B या क्लास A में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, किसमें अकाउंट्स पढ़ाना है या किसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, किसमें फिजिक्स पढ़ाना है। तो आप क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, डेटा बनाते हैं। अब डेटा आप कई तरीके से बना सकते हैं, परसेंटेज भी, उसे कितना क्लास मुझे अटेंड करना है, कितने बच्चे हैं, हर बच्चों को कितना सब्जेक्ट समझ में आया, जितना मैंने पढ़ाया। इसीलिए डेटा एक प्रकार से क्या करता है, चीज़ों को बताता है, एक औसत व्यू में बता सकता है, परसेंटेज के व्यू में बता सकता है, आपका ऐड के व्यू में बता, आप सब्सट्रैक्शन की मेथड तरीके से सारी चीज़ के एक प्रोस्पेक्टिव रूप में, एक प्रकार से एक डॉक्यूमेंट के रूप में आपको समझाता है, बताता है। डेटा मतलब एक आंकड़े प्रस्तुत करता है, आपके देश की जनसंख्या क्या है, किसी भी फील्ड में आपके देश की उत्पादन क्या है, फसल की आज टेम्परेचर क्या है, कि उसकी बेसिक एक सबूत होता है, एक प्रूफ होता है, जिसके आधार पे आप क्या करते हैं, मैथ लगाते हैं, उसको सोल्यूशन तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं 9, ICT। वैसे एक दूसरे का आगे पीछे हो गया, समझ जाना बस ऐसे ही है। ICT मीन्स होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कल मैं इस पे वीडियो बनाया भी था, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है दोस्तों, आज के प्रेजेंट टाइम में जो आप पढ़ाई करते हो, जो आप लिखते हो, जो समझते हो, आज इसी का दिन है। इससे आपका क्या बेनिफिट हुआ और इससे क्या नुकसान, मेरिट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है, हर एक पॉइंट को आप इसको समझो। पहले समझो शुरुआत में कंप्यूटर कब आया, 1942 कब आया, इसके पीछे क्या कारण था, फर्स्ट जनरेशन जब आया तो कैसा कंप्यूटर था, 10 बाय 10 कमरा में किस तरीके का बड़ा सा कंप्यूटर होता था, उसमें गोली डालते उसे काउंट करते थे। लेकिन फर्स्ट जनरेशन क्या आया, किसमें ट्रांजिस्टर आया, किसमें वैक्यूम ट्यूब आया, किसमें IC आया, किसमें VLSI आया, किसमें ULSI आया, ये बेसिक चीज़ आपको इसमें पता करना चाहिए। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या, आउटपुट डिवाइस क्या है, इंटरनेट क्या है, लैन क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, वैन क्या है, इनके बारे में बेसिक चीज़ आप पढ़ो। नेक्स्ट उसी के बाद आप पढ़ते हो, उसी में एक टॉपिक और होता है आपका, रोम क्या है, रैम क्या है। जैसे आजकल मोबाइल पढ़ते हो, देखते हो कितना GB रैम है, पढ़ते हो ना, कितना GB रैम, कितना GB इसमें, कितना स्पेस है, कितना हम इसमें रैम, रोम क्या कहता है भाई, आप जो भी आपके मोबाइल में कितना स्पेस है, आप एक रोम पढ़ते हैं, एक रैम पढ़ते हैं, दोनों का डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा कि किसका पार्ट हो जाता है आपका ICT का। नेक्स्ट थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें आप पढ़ते हो जो आजकल है, जैसे टेराबाइट क्या है, गीगाबाइट क्या है, MB क्या है, KB क्या है, थोड़ा इसकी चीज़ के बारे में पढ़ो। जैसे लोग पहले पढ़ते थे मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, ठीक उसी प्रकार से ये भी है कि MB है, पहले KB है, MB है, GB है, टेराबाइट, गीगाबाइट, एक्टा, अलग अलग इस तरीके का आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद राउटर क्या है, मॉडेम क्या है, आजकल प्रेजेंट टाइम में कुछ दिनों बाद इंटरनेट का और जो कनेक्शन लगे हैं, जो टावर है, सब हट जाएंगे, आपको सैटेलाइट से सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको कोई भी बात करने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी भी होता है, थोड़ा इस साइड चले जाइए, इस साइड यहाँ पर जाइए, यहाँ नेटवर्क अच्छा, हाँ ठीक, यहाँ पर अच्छा नेटवर्क आ रहा, अच्छा बात होगा, होता है ना।
कभी कल लोग बोलेंगे छत के ऊपर चले जाओ, वहाँ अच्छा बात करेंगे, नीचे यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे अच्छी बात नहीं होती। ऐसा क्यों होता? अब ऐसा समय आएगा आपको सैटेलाइट से सारा चीज नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों फिर इसीलिए पढ़ते बाइनरी और बाइनरी सिस्टम, बाइनरी एंड डेसिमल, डेसिमल प्लस ऑक्टल, हेक्सा, इस तरीके का एक पॉइंट आता है। ऑक्टल, हेक्सा, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मैथमेटिक्स तरीके से होता है, जैसे आप कंप्यूटर में कमांड देते हैं MS DOS होता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ता है। अब बाइनरी क्या है? डेसिमल आपको जैसे कोई संख्या दे दी है, जैसे मैंने 25 दे दिया, तो पूछेंगे 25 जो है इसको आप डेसिमल बनाओ, इसको बाइनरी बनाओ। तो आपको 25 को अगर बनाना तो कैसे आप बनाओगे? तो देखिए इसका होता है, आप पहले लिखोगे 1, 2, 4, 8 और 60, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बाइनरी जो शुरुआत करते हैं। तो आप यहां से काउंट करोगे, अगर आप जोड़ो 25 कितने, कौन सी संख्या से बनती चली जाएगी। मान लीजिए मैं 16 से स्टार्ट किया, 16, 16 4 20 और 4 24, तो मैं इसको ऑन कर दिया। ये अलग है, इसको बाद में बताएं, बट थोड़ा सिखा देते हैं। इसको ऑन करेंगे, जो हमारी ऐड में नहीं आएगा उसको हम ऑफ करेंगे, जी। तो 16 और 4 20 4 24, 16 8 24, 24 हो गया, प्लस 1 जोड़ लिया तो हमारा हो गया 25। बाकी ये 4 और 2 की जरूरत नहीं थी, इसके नीचे हमने 0 ले लिया। तो पूछेंगे बताइए क्या हुआ, तो 1 0 0 1 इस तरीके। और कभी कर दे दिया 1 1 0 0 का, इसका आप ये संख्या निकालो। कैसे आप निकालोगे? फिर इसी के नीचे आप लिखो 1 2 4 8 एंड 16। तो आप जोड़ो, कौन कौन से जोड़ने पर हमारा आ जाएगा। तो एक दूसरे क्या करना है, कभी आप बाइनरी करो, कभी डेसिमल करो, इस तरीके से आप चीजें सीख सकते हो। अब इनको ऐड करो, 16 और 8 24, 24 और 1 25, तो आपको कितना आ गया, 25 बन गया। तो इस तरीके से आपको कभी बाइनरी बनाओ, बाइनरी से कभी डेसिमल बनाओ पड़ेगा। इसमें 7 है, 16 है, इसकी बात करता है। तो मैं ये भी चैप्टर आपको बताऊंगा। अभी एक बेसिक चीज आपको बता देता हूं। देखिए आज पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में शुरुआत क्या होता है, आपको सिलेबस बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। कोई भी चीज करो सिलेबस को बार बार रिवीजन करो। लास्ट में आपका आता है 10th, जिसको बोलते हैं द हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। द हायर एजुकेशन, आजकल इसको एजुकेशन को लोग एडुकेशन भी बोलते हैं। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला होता है इंस्टीट्यूशनल बेसिक एजुकेशन। इंस्टीट्यूशनल एंशियंट, प्राचीन काल का, एंशियंट हिस्ट्री बेसिक इंस्टीट्यूशनल ऑफ एजुकेशन। प्राचीन काल में भारत की संस्थागत शिक्षा कैसी थी। नेक्स्ट उसी में आप पढ़ोगे थोड़ा सा। उसके बाद आपका आता है लिटरेचर एजुकेशन। अब लिटरेचर एजुकेशन गुरुकुल आ जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारा पॉइंट लेटर वैदिक पीरियड्स। लेकिन इंस्टीट्यूशनल में आप पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, क्या पढ़ाया जाता था। तक्षशिला कहाँ पर है, क्या पढ़ाया जाता था। जगदाला क्या है, कहाँ पर है, क्या पढ़ाया जाता था। विक्रमशिला कहाँ पर है, क्या पढ़ाया जाता था। तेलहरा कहाँ पर है, क्या पढ़ाया जाता था। इस तरीके का आपको क्या करना है, प्राचीन काल की जो भी हमारे यूनिवर्सिटी थी उनके बारे में जानकारी रखना, उनके बारे में पढ़ना। कहीं पर जादू टोना पढ़ाया जाता था, कहीं पर आपको मैथ पढ़ाया जाता था, कहीं आपको साइंस पढ़ाया जाता, कहीं आपको योग सिखाया जाता। इस सारी अलग अलग संस्थाओं में से ज्ञान सिखाए जाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगला आपका पढ़ेंगे गुरुकुल का जो होता है एजुकेशन। गुरुकुल एजुकेशन में आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। धनुर्विद्या, जिसमें आप महाभारत रामायण के देखेंगे चीज़ें पहले गुरुकुल में लोग पढ़ते थे, सीखते थे। इसके बारे में भी हमें जानकारी रखना है जो सिलेबस में है। नेक्स्ट पॉइंट हम उसके बाद अगला पढ़ते हैं। इसी में आपका आता है प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। कौन बच्चा है भाई,
प्री एजुकेशन एंड पोस्ट एजुकेशन। प्री मतलब 1947 से पहले जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो उसमें आप पढ़े होंगे कॉर्नवालिस ने क्या लेके आया, चार्टर्ड एक्ट कब आया, उस चार्टर्ड एक्ट में क्या क्या पॉलिसी था, वो डिस्पैच क्या था, एलोफेस्टो क्या था, ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बारे में जानकारी रखना। पोस्ट एजुकेशन, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, भारत खुद से अपने देश में एजुकेशन पॉलिसी बनाना शुरू किया। 12वीं तक का, 11वीं तक का, 9वीं तक का, क्लास 8वीं तक का, प्लस ग्रेजुएशन तक का अलग अलग डिवाइड किया। जैसे कोठारी कमीशन कब लाया गया, राधा कृष्ण कमेटी कब लाया गया, अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, जैसे 1991 में क्या लाया, 2001 का एजुकेशन पॉलिसी क्या था, 1986 के एजुकेशन पॉलिसी, हर एक पॉइंट को हमें पढ़ना है 1947। इसको बोलते हैं पोस्ट एजुकेशन। इसको रटना भी पड़ता है, कुछ चीज़ें याद भी करना पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद आप पढ़ते हो भारत में गवर्नमेंट एजुकेशन कितने हैं, प्राइवेट एजुकेशन कितने हैं, डीम एजुकेशन कितना है, इनके बारे में भी जानकारी रखो। उसके बाद आपका आता है ओरिएंटल एजुकेशन एंड न्यू ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल एजुकेशन मीन्स होता है जो पुराना कॉन्सेप्ट था, फेस टू फेस जो पढ़ाई चलता था, आजकल न्यू ओरिएंटल एजुकेशन हो गया जो ऑनलाइन होता है। आजकल फेस टू फेस बजाय आपका ऑनलाइन डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में पढ़ो। फिर नेक्स्ट आप पढ़ते हो, उसके बाद आपका आता है स्किल्ड प्रोफेशनल या प्रोफेशनल प्लस टेक्निकल एजुकेशन क्या है, इसके बारे में समझो। स्किल्ड कैसे आता है एजुकेशन, क्या प्रभाव पड़ा, प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है और टेक्निकल एजुकेशन क्या है, इनके बारे में जानकारी रखो। नेक्स्ट उसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंट। अब जैसे वैल्यू आपको देखना है भाई, एजुकेशन का वैल्यू क्या है और इन्वायरमेंट का क्या है, दोनों के बारे में जानकारी रखो भाई। अगर वैल्यू मीन्स क्या होता है, जैसे बहुत लोग करते हैं कि मैंने पढ़ाई कर लिया, बेरोजगार। आप बेरोजगार नहीं है, आप कोई चीज़ ढूंढ सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, आप नया चीज़ कुछ कर सकते हैं। पहले समय था, आज के 40 साल या 50 साल पहले चले जाओ, तो इतनी फैक्ट्रियाँ, इतनी 1990 तक आप देखो, इतनी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ नहीं थी। लोग प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, जानवर पालते थे, वही जो भी होता दूध दही घी खाते थे, जो गोबर से कंडी में ऊपर बनाते थे उससे अपने घर की इधर की व्यवस्था करते। पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी भारत था। जैसे जैसे आज हम पूरा ग्लोबल से जुड़ गए हैं, तो हमारे भी मन में कई नई नई चीज विचार, लेकिन हम अपनी स्वदेशी को डिक्लाइन करते चले गए और दूसरे पर डिपेंड हो गए। इसीलिए आप देखते हो कि भारत में कई चीजें प्रॉब्लम होने लग गया, लोग डिप्रेशन में जाने कर रही है। पहले भारत में क्या थी, चीजें के पास कुछ ना कुछ बैकअप होती थी, आज बैकअप रखते नहीं है। सब चीज घर किस्त पे चल रहा, मोबाइल किस्त पे चल रहा, यहाँ तक शादियां की जो आप वेडिंग वगैरह पार्टी वो भी किस्त पे कर देते लोग। सोचिए पहले कौन एक किस्त उस पे करता था, पहले गांव के मोहल्ले के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, खाट दे दिया, चद्दर दे दिया, एक दूसरे को अनाज व्यवस्था कर देते थे, एक दूसरे को दूध दही की व्यवस्था कर देते थे। आज चले जाओ अपने पड़ोसी किसी से गांव में बोलो कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो, अभी देने वाले दे देंगे, लेकिन उसके बदले पैसा मांगेंगे, क्योंकि अब सोशलिज्म खत्म, सोशलिज्म थिंकिंग जो है डिक्लाइन हो गया, बट एज ए कैपिटलिज्म थिंकिंग इज इंक्रीजिंग। एवरी पर्सन यू हैव टू डिमांड ओनली मनी, ओनली मनी। तो ये कहने को ये चीजें कहाँ से आया, जैसे वेस्टर्न चीजें हमारे भारत में आई, कैपिटलिज्म चीजें आई, हम सोशलिज्म खत्म करते चले गए। तो हमें वैल्यू ऑफ एजुकेशन को भी इसी तरीके से समझना है। हमारी एजुकेशन पहले क्या थी, आज की एजुकेशन क्या होगी। पहले भारत की जो एजुकेशन पुरानी थी, आपको आर्कोलॉजिकल सिखाया जाता था या आपको फिलोसफी सिखाया जाता था। फिलोसफी क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र क्या होता था, आपका जीवन का एक दर्शन करा देता, जीवन की सच्चाई को बता देता था। जैसे कभी काल लोग गांव में मुहावरे बोलते नहीं थे, मुहावरे बोलते थे कि जब तक ऊंट को पहाड़ दिखाई नहीं देता तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था। तो उसका कहने का मैसेज क्या देते थे, जब तक आपको जीवन की वास्तविकता से अभी आप परिचित नहीं है, तब तक आप बड़े बड़े डींगे मार सकते हैं। जिस दिन आप उसकी वास्तविकता से परिचित हो जाएंगे, उसी दिन आपको समझ में आ जाएगा। सोचिए, एक प्रकार से फिलॉसफी की बात होती थी, आज कोई फिलॉसफी बोलता है। लेकिन पुराने लोगों का जो मेथड्स था, जो लोग कॉन्सेप्ट देते थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें लोगों के जहन, उनके दिमाग में फीड था, और समय को देखते हुए चीज़ें आज भी इम्प्लीमेंट होती हैं। लोग कहते नहीं थे कि जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, कहने का मतलब जितना आपकी अर्निंग है उतना ही रहो। जब उतना आपका अर्निंग नहीं, क्यों ज़्यादा आप सोचते हो।
ज़्यादा एक्सेस करोगे तो आप परेशान रहोगे। उसका ही मैसेज दे दिया जाए। अब लोग कहते हैं पैर फैला दो चावल घटेगा, हम खरीद के लाएंगे। ठीक है, जब आपको पैर ही फैला पूरा फैलाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी सोच है, खूब करो। लेकिन पहले का जो व्यक्ति था वो बोलते थे, सॉरी पहले के लोग जो बहुत अच्छे लोग, उनकी सोच बड़ी दूरदृष्टि थी, बहुत दूर के सोचते थे। कभी भारत में आपने मंदी नहीं सुना, भारत में कभी गरीबी नहीं सुना। भारत को बल्कि लोगों ने लूटा, इसको गरीब बनाया। आज भी लोग लूटते हैं, गरीब बना रहे हैं, लेकिन कभी गरीब बना नहीं, क्योंकि नेचर ने ऐसा यहाँ एक चीज़ दिया है, क्लाइमेट, जाड़ा गर्मी बरसात हर 4 मंथ के बाद चेंज हो जाता है। देखिए कितना खूबसूरती चीज़ दिया है। कभी आप इसको अपने दिमाग को ब्रॉड लेवल में सोचना शुरू करिए, तब आपको एजुकेशन का जो बेसिक वैल्यू समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट इसी में आपका होता है इन्वायरमेंट का वैल्यू क्या है। इन्वायरमेंट जैसा भी हमने बात किया, द पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक वही पॉइंट है। पर्यावरण को बचाओ, अगर पर्यावरण बचा रहेगा तो आप बचे रहोगे, पर्यावरण अगर नहीं है तो आप नहीं रह पाओगे। ठीक है, और लास्ट में आपका इसी में द हायर एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, एंड गुड गवर्नेंस क्या है। पॉलिसी जो सरकार नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है। अब देखिए पहले सरकार प्लानिंग कमीशन था, अब तो उसको चेंज करके 2015 में उसको नीति नाम रख दिया। पहले क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, अब उसको डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अब ये भी समझाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मीन्स ये होता था सरकार खुद से पॉलिसी बनाती थी। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, आप मान लीजिए 2 भाई बहन हो, अब पता चला वो भी बोले ठीक है, जो बड़ा है, बड़ा वाला मान लीजिए आप बड़े भाई हो, आप मास्टर डिग्री की तैयारी कर रहे हो, आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, छोटा भाई आपका भी इंटर क्लास में है। अब पता चला पिताजी बोले बड़े वाले को भी 2000 रुपया देंगे दिवाली गिफ्ट, छोटे वाले को भी 2000 देंगे गिफ्ट। तो पता चला बड़े वाले को हो सकता है 2 से बजाय उसको 4000 की जरूरत पड़ती है, बड़े वाले को चलो 1000 में काम की जरूरत पड़ जाती होता था, क्योंकि बड़े वाले की सोचने समझने कार्य करने की क्षमता अलग है, छोटे की सोचने समझने शौक अलग है कि नहीं है। तो पहले क्या करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई प्लानिंग कमीशन बनाती थी, कोई पॉलिसी बनाती थी कि 5 साल लगातार एजुकेशन पे काम कर रहा है। अब पता चला केरला, मणिपुर, यहाँ पर आपके एक गोवा, दिल्ली, एजुकेशन तो खुद ही बेटर हो चुका है, फिर वही साल 5 साल चल रहा है, टारगेट बेटर किया जा रहा है। जो पहले से बेटर हो चुके हैं उनके और क्या बेटर, जो पिछड़े उनको बेटर करो। लेकिन पहले यही चलता, गरीबी 5 साल, तो 5 साल गरीबी। पता चला बहुत से राज्य पहले से सक्षम है, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आपके गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, ऐसे राज्य जो पहले सक्षम थे, उनको क्या गरीबी मिटाओ के नारा दोगे भाई। जैसे बिहार, यूपी है, झारखंड है, ये सब पिछड़े राज्य, मध्य प्रदेश है, तो इन पे काम करना चाहिए था। लेकिन पहले गवर्नमेंट सबको एक निगाह से देखता, सबको बराबर देखता था। बाद में 2015 में सरकार जब एनडीए गवर्नमेंट आई, इन्होंने नया पॉलिसी लाया, नीति योजना। नीति क्या बना, बोले कि देखिए अब हम सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन कर दें। बोले डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि भाई अब आप अपनी समस्या, जैसे आपके 2 भाई बहन हैं या आप दोनों भाई बहन अपने पिताजी से जाके बोलो, पिताजी मुझे बुक्स की जरूरत है, मुझे कॉपी की जरूरत है, मुझे पेन की जरूरत है। बड़ा वाला भाई बोलेगा पिताजी मुझे एग्जाम देना है, मुझे पुलिस में जाना है, या मुझे मिलिट्री में जाना है, या मुझे आईएएस तैयारी करना है, मुझे इस बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करना है। अब लोग अपनी समस्या खुद लेकर के अपने पिताजी के पास जाए, तब पिताजी उसी हिसाब से उन पर पैसा खर्च करते हैं। ये होता था डिसेंट्रलाइजेशन। आप समझ में आ गए। तो सरकार यही आजकल करती है, तो जो पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसियाँ ऐसे बनने लगी। अब गांव का, अब देखिए अब जो पॉलिसी बनती है इसमें लायबिलिटी किसकी है, जनता जागरूक होगा, अपनी आवाज़ को उठाएगा, अपने विधायक, अपने सांसद, अपने गांव के प्रधान से जब बातें कहेगा तो बातें जाएंगी ब्लॉक प्रमुख में, ब्लॉक प्रमुख तहसील, तहसील से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, सेंटर, सेंटर से आपका मतलब स्टेट का सेंटर, फिर स्टेट से जाएगा आपका केंद्र और तक बातें पहुंचेगी। अब केंद्र में जाएगा तो पार्लियामेंट में बात करते हैं, डिबेट होगा, तो देश पे क्या होगा, कहेंगे हाँ ये प्रॉब्लम है जनता की, जनता खुद से कह रही है। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब इसके बीच में काम कौन करता है पॉलिसी को, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जिनको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही। नौकरशाही जो बोलते हैं कि मैं बहुत आईएएस अफसर हूँ, कुछ नहीं, ये भी किसी ना किसी के अंदर 30 साल तक काम करते, जैसे 60 की एज होगा उनको बस हटा देते हैं,
हटा इसलिए दिया भैया अब रिटायर हो गया, अब काम करने जाओ, बैठो घर पे अपना रोटी पानी अपना तोड़ो। क्यों? आपको जो गाड़ी दी जाती है, लाल बत्ती नीली बत्ती क्यों दी जाती है भैया? कम से कम एक आप एक सरकार के हिस्से के पार्ट हो, आपको सरकार के हिस्से के पार्ट, आपको समाज को बेहतर करना, जागरूक करना है, गांव में जो सरकार की पॉलिसी वहां तक लोगों तक पहुंचाना है। आप उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी आपके नीचे मजिस्ट्रेट हो गए, आपके तहसीलदार साहब हो गए, नायब साहब हो गए, कालीगो साहब हो गए, लेखपाल साहब हो गए, बीडीओ साहब हो गए, सीडीओ साहब हो गए, इन सबको बैठ के आप क्लास लेंगे। भाई क्लास मतलब पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, आप कौन से ब्लॉक से, बोलेंगे इस ब्लॉक से, आप कौन से, आप इस जगह से, आप क्या करेंगे। तो आप उनके क्या करते हैं, इंक्वायरी लेने के बाद फिर पूछेंगे मैंने इतना पैसे फंड किया गया, क्या डेवलप हुआ, क्या आपने किया। जिसको वीडियो बोलते थे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इनका काम होता था एग्रीकल्चर फील्ड को देखना, गांव गांव में जाके मिट्टी की जांच करवाना, फसल की जांच करवाना, फसल कितना बढ़िया उत्पादन किया गया है उसके डाटा तैयार करना, ये काम होता था। ठीक है, ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। तीसरा होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस मीन्स होता सुशासन को, व्यवस्था को और बनाए रखना। अब सुशासन कैसे व्यवस्था बनेगा, आपके पुलिस हो गए, आईपीएस हो गए, ये लोग क्या करते थे, जनता की बात सरकार तक, सरकार की बात जनता तक जो मीडिया पहुंचाती है, इनके बीच में बातों को सही तरीके से, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, एफिशिएंसी प्रत्येक तक की पहुंच होनी चाहिए। ये इकोनॉमिकली सबको आर्थिक रूप से उनको सपोर्ट होना चाहिए। जिसको आप पढ़ेंगे प्रियम्बल, जिसमें लिखा होता है फर्टिलिटी, जस्टिस, आप पढ़ते ना बंधुत्व क्या है, जिसको बोलते हैं फर्टिलिटी, बंधुत्व, जस्टिस, न्याय, इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट, ये किसकी बात करता है, ये प्रियम्बल में सारी पॉइंट लिखा होता है। न्याय होगा, सबके साथ बराबर होगा, बंधुत्व सभी के एक साथ समझा जाएगा, कोई ऊंच कोई नीच नहीं, सब बराबर हो। इकोनॉमिक्स सभी के लिए बराबर का अधिकार है धन पे, ऐसा नहीं किसी को 4000 दिहाड़ी दिया जाए, किसी 200 रुपया दिया, बराबर ही होगा। सबको उतना ही हक है जितना आपका हक है इस देश में रहने का, जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता कानून। तो ये सब पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा, इसमें आप ऐसा लगेगा कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, कभी आपको पॉलिटी लगेगा, सारी पॉइंट चीज़ें आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप ये सारी पॉइंट जो होता है आपका यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का, मैंने सारा टॉपिक एक एक करके समझा। लेकिन आज का हम टॉपिक बात किस पे करेंगे, कम्युनिकेशन। अब शुरू करते हैं कम्युनिकेशन का, आप लोग सुनते रहिए बस। कम्युनिकेशन क्या है, जब दो व्यक्ति ए और बी, मान लीजिए यहां पर आपको बताते हैं, पहले इसके समझेंगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, दूसरा पढ़ेंगे इसके टाइप्स, तीसरा इसके पढ़ेंगे मॉडल, चौथा पढ़ेंगे इसके बैरियर, बैरियर्स, और पांचवा हम पढ़ेंगे अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, अफेक्टिव, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मास मीडिया कम्युनिकेशन, मास मीडिया कम्युनिकेशन। ये होता है बेसिक चीज। तो यहां पर हम कम्युनिकेशन लिख देते हैं, सब में इसे कॉमन कर देते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक इतना ही टॉपिक है कम्युनिकेशन। अब एक एक करके लेक्चर आपको देते हैं। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, देयर आर टू पर्सन मस्ट बी ईच अदर कम्युनिकेट। एक जब एक दो व्यक्ति आपस में किसी भी टॉपिक पे, एनी टॉपिक पे, ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बात करते हैं। लेकिन वो कैसे बात करेंगे, हाउ टू योर कनेक्टिविटी, हाउ टू योर कम्युनिकेट, हाउ टू योर डायलॉग, योर डिलीवरी, जो बात को वार्तालाप कैसे पूर्ति करेंगे, एक एक करके समझते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर है, इसमें इतना सेंस नहीं है कि अगर हम बात करते हैं यहीं पर बगल में,
बोलता है बहुत तेज, डिस्टर्ब करता रहता है। एक ए नाम का यहाँ पर व्यक्ति है और एक यहाँ पर बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है। अब ईच अदर, अब एक दूसरे के लिए बात करेंगे, देखिए कैसे। एक मन में कोई एक थॉट आता है तो क्या करता है, कोई एक विचार आता है, आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप उसको क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, इनकोड करते हैं। ये जो बात आप लिखते हैं, इनकोड करते, जब यही इनकोड अपने दोस्त के पास सेंड करते, मोबाइल के माध्यम से मैसेज करते हैं, ये जो आप सेंड करते हैं मैसेज यहाँ ये शॉर्टकट में दिया, इनके पास पहुंचता है, इनको ये क्या करते हैं, तब इनकोड को डिकोड करते हैं, डिकोड। इनकोड को जब ये डिकोड करते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते डबल क्लिक हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, हरा हो जाता है, तब इसके बाद इनको देते हैं फीडबैक, ही गिव मी द फीडबैक, फीडबैक BACK, ठीक है। तो फीडबैक देते हैं, उसकी रिप्लाई, ये प्रोसेस जब प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। नाउ a person, any message you have to encode, then after time you have to send by the message B, मतलब by किसके पास सेंड किए, B के पास। B is message decode after time he is give me the feedback, he is give me the feedback, जो फीडबैक देता है that is called by the communication। तो ए के द्वारा जो मैसेज इनकोड किया गया, बी के पास भेजा गया, बी ने उसको डिकोड किया, पढ़ा, और उसका जब रिप्लाई करता है, रिप्लाई मतलब आंसर देता है, तो उसी बोलते हैं फीडबैक देना, अर्थात दैट इज कॉल्ड बाय कम्युनिकेशन। अब समझ में आ गया। अब यहां से क्वेश्चन बना सकता है, मैसेज किसके लिए इनकोड हुआ और किसके लिए डिकोड हुआ, इस पॉइंट को आपको समझना चाहिए। तो इनकोड किसके लिए होगा, ए के लिए, डिकोड किसको होगा, बी के लिए। मैसेज कब कंप्लीट माना जाता है, जब व्हेन मींस जब एज ए गिव मी द फीडबैक, जब वो उसका रिप्लाई दे देता है, इज गिव मी द फीडबैक, देन इज कॉल्ड बाय द कम्युनिकेशन, that is called by the communication। आप समझ में आ गया। थोड़ा अंग्रेजी बोलना चाहिए, अगर अंग्रेजी में लिखते तो अंग्रेजी बोलने में क्या जा रहा है, कौन से ऐसा किसी का थोड़ी अंग्रेजी है, बोल देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइफ को मस्त जियो, कभी बैरियर अपने अंदर क्रिएट मत करो, मुझे क्या चीज आती क्या नहीं है, खुल के जियो, गलत बोलो खुल के बोलो, कोई बात नहीं, कभी सुधार होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। What is the types of communication? There are types of communication: formal communication, informal communication, direct communication, indirect communication, vertical communication, horizontal communication, circular communication, verbal communication, and non-verbal communication. There are lots of types types of communication. First, what is the formal communication? What is the formal communication? Formal communication. Formal communication, as a rule according you have to talking other person, any you have to talking your dialogue and delivery, that is called by the formal communication। जिस किसी भी टॉपिक पे आप नियम कानून के तहत बात करते हो, अपने डायलॉग मतलब अपना संवाद करते हो, उसी को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। सपोज your professor you proper your timetable according you have to teach, timetable according you have to proper your preparation, timetable according you have to teach by the lecture, that is called by the formal communication। मतलब रूल अकॉर्डिंग यू हैव टू कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड बाय द फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आप किसी नियम और तहत की जो बात करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऐसे इसको कर देते हैं,
What is the informal communication? Without rule you have to talking the other person any dialogue your delivery, that is called by the informal communication. Suppose you are joint family, you have to talking family, your child's, your grandmother's, your friend circle, without rule, that is called by the informal communication. जब आप अपने परिवार में ना तो कोई नियम है, ना कोई ऐसा है कि आप किससे बात करोगे किससे नहीं बात करो, आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, उस बच्चे के साथ आप खेलते हो, उसको प्यार करते हो, उसको दुलारते हो, तो क्या कोई वह नियम है? आप अपने बीवी से बात करते हो, अपने जीवन के सुख दुख की बात करते हो, कोई नियम है? आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो, कोई नियम है? दैट इज कॉल्ड बाय द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके बाद आता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, व्हाट इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, देयर आर टू पर्सन फेस टू फेस कम्युनिकेट, देयर आर टू पर्सन फेस टू फेस कम्युनिकेट, दैट इज कॉल्ड बाय द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सपोज A and B are sitting on the chair, front on the face to face, as a communicate any topic, any dialogue, as a called by the डायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठे होते हैं और आपस में किसी टॉपिक, किसी चीज पे डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, व्हाट इज द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, there are two persons not your face to face but in any instrument according you have to talking। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट औजार होता है, एनी थिंग्स, एनी चीज, सपोज योर मोबाइल्स या व्हाट्सअप, फेसबुक, अकॉर्डिंग यू हैव टू टॉकिंग एनी फीचर्स, एप्स, टेक्नोलॉजिकल जो भी है, तकनीकी चीजों के अकॉर्डिंग जो बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय द इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जब दो व्यक्ति आमने सामने ना होते हुए किसी यंत्र के माध्यम से बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप अगर लेटर लिखते हो तो ये भी प्रकार से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेटर आपने लिख के मान लीजिए कहीं आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डाल देते, बाद में वो लेटर लेकर उनके घर जाता, फिर वो पढ़ते, मैंने लिख दिया, वो पढ़, लेकिन सामने नहीं हो ना। जब सामने होते हैं तो फेस टू फेस, जब सामने नहीं है, किसी यंत्र के माध्यम से, आज जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, चैट, इंस्टाग्राम, अलग अलग चीज़ों बात करते हैं, इसको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन, व्हाट इज द वर्टिकल कम्युनिकेशन? वर्टिकल कम्युनिकेशन, सपोज यू हैव टू horizontal according, you have to rule according, suppose bottom to top, top to bottom according you have to talking, that is called by the vertical communication। Suppose this is a top and bottom, top to bottom, bottom to top, this is a communication, that is called by the vertical communication। And now second, horizontal communication। horizontal horizontal communication is, horizontal communication, same age, same category, same position according you have to talking, that is called by the horizontal communication। what is the, this is, suppose same age, मान लीजिए सभी 20 के एज है, एक एज के चले, सेम पोजीशन, मान लीजिए सभी एक ही पोजीशन पे है, डॉक्टर से बात कर रहा है, आईएएस से बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सर्कुलर कम्युनिकेशन। सर्कुलर कम्युनिकेशन, सर्कुलर, सपोज देयर आर लॉट ऑफ द पीपल हैव टू सिटिंग as a round table according you have to sitting, this is one person sitting, this is one person sitting, this is one, this is one। now that is a call information by the circular information according you have to talking, that is called by the circular communication। जब पता चला किसी वृत्त के चारों तरफ लोग बैठे होते हैं और आपस में एक दूसरे को फेस टू फेस भी होते हैं और सूचना एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, each other person there are information sending and receiving, that is called by the circular communication। अंग्रेजी बड़ी सरल होती है, बस खाली बोलने के कॉन्फिडेंस होना, बहुत सिंपल होती है, हिंदी से भी सरल होती है अंग्रेजी। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, आपका एक पॉइंट और इसी में रह जाता दोस्तों, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में देयर आर
2 points is very important. What is the 2 points is very important? Synchronous, asynchronous. What is the synchronous and asynchronous? Synchronous as immediately give me the reply answer. Immediately तुरंत जो आपका आंसर आता है, that is called by the synchronous. And now second, what is the asynchronous? He is not your immediately give me by the reply answer, but is the delay according to have to reply by the answer for your 2 days या 4 month या 6 month after you have to give me by the reply. That is called by the asynchronous communication. क्या होता है देखिए, सिंक्रोनस क्या होता है, यहाँ पर उसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सिंक्रोनस. सिंक्रोनस synchronous and asynchronous. Suppose your friend immediately give me the answer. Immediately you have to give me the answer. That is called by the synchronous communication. But your friend is not immediately give me the answer, but you have to delay by the answer. Delay मतलब late answer आ रहा है. 4 days, 2 days, 6 month, 2 month after you have to give by the answer. That is called by the asynchronous. Suppose your online Facebook, online your chat, you have to chat immediately, you have to reply the answer. That is called by the synchronous. But you have to blog your videos, you upload by the YouTubes, then after time your person you're watching, and watching according you have to comments after 2 month, after 3 month, 1 year according you have to give me the feedback. That is called by the asynchronous communication. Okay friends, this is types of the communication. Next topics, model of communication. What is the model of communication? Model of communication, there are 3 person is very three. What are the 3 types? Linear communication, transactional communication, interactive communication. Linear communication according you have to one person, his own you are talking to you, his own you are thinking process, in your mind cognitive process, you are target your goal, you are reading your concept, suppose you have to read the newspaper, his own you have to read the newspaper, you have to read the books, then after time you have give me the feedback, his own the feedback, give me the reply answer. क्या होता है, सपोज आप अकेले बैठे हो, आप खुद से बात करो, आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, देन खुद ही अपने आप में आंसर निकालते हो. दैट इज कॉल्ड बाय द लीनियर कम्युनिकेशन. आप समझ में आ गया. नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन. व्हाट इज द ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन? देयर आर 2 person each other between, there are two person each other, एक दूसरे को as a give me the reply and question and reply the answer, reply the question the reply. अर्थात जहाँ पर 2 व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस बैठे हैं और आपस में आंसर और क्वेश्चन करते रहते हैं. दैट इज कॉल्ड बाय द ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन. इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज द इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन? यहां पर लिख के बता देते हैं. Interactive communication. What is the interactive communication? When there are not your feedback, he is not your feedback immediately. Suppose as a asynchronous, as it is asynchronous communication as compared to the interactive communication. क्या है, मैं ये कहना चाह रहा था, जो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन है सेम टू सेम आपका इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन है. यहाँ पर क्या होता है, आप कोई चीज़ वीडियो बनाया, ब्लॉग बनाया, उसको अपलोड कर दिया इंटरनेट पे. इंटरनेट पे जब आप अपलोड करते हैं, उसके बाद क्या होता है, लोग उसको देखते हैं, देन ही गिव मी द फीडबैक. इंटरनेट पे सपोज यू हैव टू अपलोड द वीडियोस, देन आफ्टर 4 months 6 months द पर्सन यू वाचिंग एंड गिव मी द फीडबैक, and delay according you have feedback. Now had that called by the interactive communication. ये होता है interactive communication.
एज इट इज असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है किसी भी चीज में रुकावट आ जाएगा। एनी थिंग्स यू हैव टू स्टे, एनी थिंग्स यू हैव टू डिले, एनी थिंग्स हैव टू रॉक। किसी भी चीज में आपका रुकावट आ जाना, अवरुद्ध हो जाना, बाधाएं आ जाना, आप उस चीज को कर ना पाना, रुकावट आ जाना। जैसे कभी कल लोग कहते हैं लाइफ में बड़ी रुकावटें हैं, ना पढ़ाई हो पाती है, ना घर वालों से बात हो पाती है। दैट इज कॉल्ड बाय द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बट टाइप्स ऑफ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चरल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कल्चरल ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। What is the culture of barrier of communication? Culture means suppose you have to culture. As Indian culture, there are a lot of the types of the Indian diverse of this country. India is a diverse of this country. मतलब एक प्रकार से भारत एक विविधताओं का देश है। ओ सॉरी, भारत में जो विविधताएं है कल्चर की, lot of the types of the culture in India. What are the types of the culture? There are food, dressing, singing. ये सब क्या है? Language. लैंग्वेज सबसे ज्यादा, वाटर, कोस कोस पे पानी, कोस कोस पे पानी, दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस कल्चर इज अ पार्ट। भारत में क्या है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर को देखते हैं और यही कल्चर सपोज आप यू हैव टू कंपेयर द वेस्ट ब्रिटेन कल्चर या चाइनीज कल्चर या आपका ऑस्ट्रेलियन या आप अमेरिकन कल्चर, यू हैव टू कंपेयर बट ईच अदर नॉट यूर एक्सेप्टेबल बट देयर आर लॉट ऑफ द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप अपनी संस्कृति से किसी दूसरे देश के संस्कृति से कंपेयर करते हैं बट दूसरे देश की संस्कृति आपके संस्कृति को नहीं समझ पाती है कि इनके यहाँ किस तरीके की शादी होती है। भारत में अगर कोई मैरिज चीज़ें होती, जब शादियाँ होती कम से कम 10 दिन 15 दिन एक प्रोसेस चलता है, बट फॉरेन में क्या होता है, एक दिन में 1 घंटे में सब चीज़ खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ की एक सिस्टम, हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारा देश एक सिविलाइजेशन तरीके से हम काम करते हैं। हम पास पड़ोसी को बुलाते हैं, नात रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जिसमें हम एक प्रूफ के तरीके से कोई चीज़ करते हैं कि लोग देखें, लोग आए थे, इस शादियाँ हुई, एक समाज है, एक सोशलिज्म तरीके से हम चीज़ें करते हैं। दैट इज कॉल्ड बाय द कल्चर ऑफ कम्युनिकेशन। बट बैरियर कैसे आती है भाई? वेस्टर्न कल्चर के आप देखिए, इंडियन कल्चर का एक दूसरे के लिए बैरियर है। भारत कभी वेस्टर्न कल्चर को देख सकता है, पहन सकता है, बट उसको पूर्ण रूप से अपना नहीं सकता। इज नॉट 100% एक्सेप्टेबल द वेस्टर्न कल्चर्स। कोई नहीं अपना सकता, एनी नो पर्सन या एक्सेप्टेबल द वेस्टर्न कल्चर। उसको फैशन के रूप में इंजॉय कर सकता है बट वैसे अपना नहीं सकता। हमारा कल्चर आज भी है और रहेगा, मिटेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक साइकोलॉजिकल या फिजिकल, चलो फिजिकल लिख देते हैं, फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे लिख दे, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब फिजिकल ऑफ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? भौतिक रूप से किसी चीज में रुकावट आ जाना। फिजिकल एनीथिंग्स यू हैव टू बैरियर, सपोज यू आर टॉकिंग टू योर, you have to talking to the other person by mobile coding, you have to suppose your battery, you have to mobile battery or discharge, suddenly you have to mobile your battery discharge, you are disconnecting your the network, that is called by the physical barrier of communication। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, भौतिक रूप से आपके मोबाइल की बैटरी क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है, या आपका जो है नेटवर्क, जो नेट जाल प्रक्रिया प्रोसेस है वो रुक जाती है, बात नहीं हो पाती है, तो उसको बोलते हैं भौतिकी अवरुद्ध प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मीन्स होता है जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के रूप में होता है साइकोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान। आप समझ, हिंदी तरीके से बताते क्यों। यहाँ क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के प्रति हम अपने मन में ऐसी विचारधारा धारण कर लेते हैं, ये कितना भी अच्छी बात करता होगा, मेरे मन में वही इसकी बात नहीं आएगी। विद आप जो सपोज करिए, सपोज मैं ही हूँ कोई व्यक्ति, व्हेन एनी पर्सन यू हैव टू प्री प्लान या प्री प्लान ऑलरेडी टू, आई एम नॉट योर एक्सेप्टेबल, यू हैव टू नॉलेज
your dialogue, your delivery. I'm not your acceptable. You are teaching your concept. That is called by the psychological barriers. जब हम किसी व्यक्ति जो हमें कोई बताता है या हमें कोई पढ़ाता है या कोई हमें ज्ञान देता है, जब उसके प्रति एक एज ए निगेटिव थॉट लेकर के बैठ जाते हैं, कितना भी अच्छा मुझे करेगा मेरे समझ में नहीं आएगा। जब व्हेन अपने और माइंड को क्या कर देते हैं, एक बैरियर बना लेते हैं, बाधा उत्पन्न कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं आएगा। जब अपने मन में कोई ऐसी विचार बना ले, जैसे होते हैं कुछ लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको लगता है कि यार मेरा नेट नहीं हो रहा, लगता अब की भी नहीं होगा, फिर भी कभी नहीं होगा। तो आप बार बार इस चीज़ को सोच सोच करके अपने माइंड को एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। माइंड को आप कभी समझेंगे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस चेतन, अवचेतन, अचेतन। जब आप चेतन अवस्था में होते, सपोज आप जब जागृत अवस्था में होते, जब बात करते हैं, ठीक है, उसको चेतन बोलते हैं। अगर चेतन ही प्रक्रियाओं में किसी व्यक्ति को लेकर के आप नेगेटिव थॉट ले लेते हैं, फिर वही आपके डाटा सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड होता है। आफ्टर टाइम योर 4 days और 5 days आफ्टर योर सेव इज द अनकॉन्शियस माइंड, उसके बाद आपके अनकॉन्शियस माइंड में डाटा फीड हो जाता है, सेव हो जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बातें करो, अच्छे जगह जाओ। इसके पीछे यही रीजन था, क्योंकि आप दिन रात चोरों के बीच बैठोगे तो आपके दिमाग को चोरों वाला विचार आएगा, कोई अच्छी बात बोलेगा आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। आप समझ में आ गए? इसीलिए आप पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव कहने से कुछ हो जाए। पॉजिटिव ये मन में विचार लाओ कि जैसे कहते हैं नहीं, लोग आजकल बोलते हैं आई एम ए सक्सेसफुल, आई एम ए स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम ए इंटेलिजेंट मैन। आप अपने मन में ऐसे विचार लाओ, ऐसे सोचो मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो आपके मन में विचार जाता है, थॉट में, ब्रेन में एक एनर्जी होती है, तो एक्टिव होता है, आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तब आप बार बार किताब पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, सोचेंगे, बार बार वही कंटेंट ढूंढेंगे जिससे आपका फ्यूचर बन सकता है। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी चीज़ का आप 21 दिन लगता है, 21 डेज लगता है किसी भी प्रोसेस में पूरा आने के लिए। कोई व्यक्ति हो, आपका कोई फ्रेंड हो, आप उससे बात ना करो, कोई भी हो, या उसे आप कटना चाहो, 21 दिन उससे बात ही मत करो, बस देखो क्या हाल होता है, वो खुद छोड़ के भाग जाएगा। ब्रेन को 21 दिन लगता है किसी प्रोसेस में आने के लिए। आप 21 दिन लगातार एक चेयर पर बैठो, एक पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, उसे मोबाइल लेके बैठ के खाली कुछ पढ़ो, पढ़ाई से रिलेटेड रील ही देखो, तो आपका माइंड क्या करेगा, 21 दिन बाद आपकी आदत पड़ जाएगी, आप उस कमरे में बैठेंगे, उस रूम में बैठे रहेंगे, आप चेयर पर बैठ के पढ़ाई करेंगे। दैट इज कॉल्ड बाय, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है दोस्तों, अब बैरियर क्या, किसी चीज़ के लेकर के हम पहले से एक नेगेटिव धारणा बना लेते। बीच में ऐसे एक रिसर्च हुआ था क्या रिसर्च था, मक्खियाँ पकड़ी गई, उनको एक डब्बे में बॉल में बंद कर दिया गया, ऊपर से कांच का ढक्कन लगा दिया। अब जो उसके बाद 21 दिन के बाद जब उस मक्खी को खोला गया, सॉरी ढक्कन खोला गया, मक्खियाँ निकल नहीं गई। क्यों? और जब बार बार शुरुआत में वो प्रेशर दे रही थी तो ऊपर नहीं निकल पाई, जब ढक्कन खोला गया तो उड़ नहीं रही, निकल नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो है उनको लगा कि अब यही जो है सब कुछ है, उनके दिमाग में ऐसा फीड हो गया, अब ऊपर हमारे लिए जाना ठीक नहीं है। ऐसे इसीलिए कहते हैं किसी को जो आज तो ब्रेन वॉश करते हैं, हाई एक पर हिप्नोटाइज कर देती है, ऐसे ही करते हैं। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड कमजोर है, अगर आप मन से मजबूत हैं, कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आजकल लोग सबसे ज़्यादा इसीलिए तो मैनिपुलेट होते हैं। कोई व्यक्ति कहता है ना इतना कॉन्फिडेंस से बोलो, झूठ बोलो, तो झूठ भी सच्चाई नजर आती है। तो ये चीज़ होता है कल्चरल ऑफ बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल ऑफ बैरियर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक, भाषा को लेकर। कभी कल हिंदी लिख देते हैं लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है? आप बात करते हो, सपोज मैं कभी इंग्लिश बोल देता हूँ, टूटे फूटे बोल देता हूँ दोस्तों, मैं भी सीखता ही हूँ, कोई बहुत बड़ा मैं महारत ही नहीं हूँ, बट बोल देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, अगर हम सीखेंगे नहीं तो करेंगे कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन आपकी कोई चीज़ बाधाएं बन जाए, बाधाएं बन जाती कैसे? अब मुझे तमिल नहीं आता है, अब कोई आके बोले तमिल में, कोई भाषा बोले, कोई बात करेगा, मैं तो बस ऐसे सुनूंगा, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा क्या बोला इसने। और अगर मैं हिंदी शुद्ध बात करूं कि आप कैसे हैं, आप किस चेष्टा से मुझसे मिलने का प्रयत्न किया स्वामी जी, महात्मा जी, तो उसको लगेगा ये क्यों से कोई रामायण से आगे व्यक्ति गया। तो जब इस तरीके से हिंदी में बात करूँगा उसको पल्ले नहीं पड़ेगा। जब एक दो व्यक्ति को किसी भाषाओं का, अलग अलग भाषाओं को एक दूसरे को समझ नहीं होती है, एक दूसरे की समझ से बात नहीं हो पाती,
तो उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। अब किसी को जर्मन नहीं आती, किसी को फ्रेंच नहीं आती, किसी को ब्रिटिश जो है आपको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, तो आपके लिए क्या होगा, एक भाषा को लेकर के बाधाएं उत्पन्न होगी। भारत में कितनी भाषाएं उत्पन्न हो जाती, भारत में देखिए तमिल चले जाइए, तेलुगु चले जाइए, केरल चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, लोकल भाषा आपको समझ नहीं आएगा क्या बात कर दी। हरियाणा में चले जाइए, लोकल भाषा आपको समझ नहीं आएगा क्या बात कर दिया, कौन सी भाषा में क्या बात कर दिया, लठ मार बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए लिंग्विस्टिक बैरियर, जब कोई भाषा आपको समझ में नहीं। तो ये भी भाषा को लेकर के बैरियर होता है। लास्ट में होता है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन। संगठन लिख देते हैं या ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है जिसमें रूल के तरीके से, सपोज रूल क्या, आपको देश के प्रधानमंत्री से, सपोज करो आपको पुतिन जी से मिलना है, छोड़िए देश की बात ही छोड़िए, बाहर की बात करते हैं, थोड़ा लेवल बड़ा करते हैं, पुतिन जी से आपको बात करना है। अब पुतिन जी से अगर आपको बात करना होगा तो आप क्या करेंगे, आप तो ऐसे थोड़ी डायरेक्ट जाके मिल लेंगे, भाई आपको देश से परमिशन लेना पड़ेगा, या आपके देश के जो आपके फॉरेन डिपार्टमेंट्स में जो देवदूत के रूप में होते हैं उनके ऑफिस जाओ, फिर उनसे जाओ, फिर हो सकता है उनके उस ऑफिस जाओ, फिर हो सकता है वहाँ के व्यक्ति आप सबसे मिलवा सकता, बात करवा, जहाँ पर अलग अलग तरीके से रूल है, रूल के अकॉर्डिंग बहुत सी बाधाएं उत्पन्न करनी पड़ती हैं, उसको ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। बस यही चीज होता है। तो दोस्तों ये हो गया। अब बात करते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज द अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन? जब आपकी बात में या आपकी लिखावट में एक आकर्षक दिखती हो जो हमें प्रभावित करती हो, उसी को बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेन योर वर्ड मतलब शब्द, योर अट्रैक्टिव डायलॉग एंड डिलीवरी, योर राइटिंग अट्रैक्टिव, एंड नाउ दैट इज कॉल्ड बाय द अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। जब आपकी बात हमें अफेक्ट करती है, कहते हैं इनकी बात हमें बहुत प्रभावित करती है, इनकी बात सुनता हूँ या इनकी डायलॉग डिलीवरी सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। आई एम टोटल हैप्पीनेस, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। आई एम जॉयफुल, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। होता नहीं जैसे दो लोग किसी ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, जब बात होती है उनमें तो उनको पता ही नहीं चलता कब 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, या पूरा दिन का एंजॉय किए। उसको बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी बातों में एक जादू होना चाहिए, एक मैजिक होता है। आप कोई ऐसे राइटिंग लिखते हैं तो उनके राइटिंग देख के मन करता है लिखते जाए, मैं देखता जाऊँ। तो दैट इज कॉल्ड बाय द अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेन योर राइटिंग एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू यू हैव अट्रैक्टिव, हमें अट्रैक्ट करता है, हमें अपनी तरफ खींचता है, उसे हम बोलते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। बस यही चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, मास मीडिया कम्युनिकेशन, दैट इज लीस्ट एंड लास्ट टॉपिक। मास मीडिया कम्युनिकेशन, जब एक लार्ज लेवल में आप बात करते हैं, लार्ज लेवल में चीजों को देखते हैं, सपोज यू हैव टू न्यूज़पेपर, सपोज यू हैव टू टेलीविजन, सपोज यू हैव टू मीडिया, सपोज यू हैव टू एडिटोरियम, that's large of people you have to communicate, you have to leadership quality according, you have to motivation your editorial, that you are listening by the others, lot of the peoples you have to listening, that is called by the mass media communication. You have to read by the newspaper, you have to the watching by the television, and now as the 1 million 2 million people you have to watching the videos, and now I have the call by that is mass media communication. Friends, today I will discussion that is complete overall communication topics. Next topic I will teach you, I will in next topic आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। इन्हीं में से शुरू करेंगे फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स। आपकी मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर भी काम करेंगे। काफी दिन हो गया प्रैक्टिस नहीं, उस पर भी हम लगभग बीच बीच में इस पर वीडियो बनाते हैं। दोस्तों तो आप लोग मस्त होकर पढ़ाई करिए, इंजॉय करिए। मुझे बड़ा इंजॉय आता है जब मैं वीडियो बना के डालता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि चाहे मेरे लिए 2 ही व्यूज़ आता है ना, मैं बहुत खुश होता हूँ दोस्तों। मुझे इतनी खुशी ये होती है कि मैं आज अपना काम किया। कभी कल एक चीज़ याद रखना, सफलता मुझे नहीं पता था, मैं CA बनने आया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट।
और मैं सीए, देखिए वही है डेस्टिनी। पहले शुरुआत में डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर नहीं बन पाया, फिर चलो सीए का, मैं सीए नहीं बना। लेकिन आज जिस फील्ड में मैं अपने आप को नेट क्वालिफाई ये सब कर के आज जहाँ तक मैं पहुँचा, जो चीज़ें अचीवमेंट किया, और उसके बाद मैं यूपीएससी का तैयारी, मैंने मेंस वगैरह भी लिखा, और अब रह गया इंटरव्यू का है, वो भी मेरा तैयारी चल रहा है। लेकिन मैं आप लोग का पूरा, मैंने लाइफ में जॉब पर्पज से नहीं, मेरा जो भी होगा यही रहेगा, मैं देश के लिए यही करूँगा, मुझे इसमें इंजॉय आता दोस्तों। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे बहुत चकाचौंध दुनिया चाहिए, बस सिंपल रहना है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे भूख होती है, नॉलेज की। मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ूँ, खूब अर्जित करूँ नॉलेज, और लोगों को बांटूँ, लोगों को मोटिवेट करूँ, मेरा यही है। मुझे और ज़्यादा डायलॉग नहीं आता, पढ़ना और पढ़ाना, मुझे यही खुशी है। और जो भी लोग, जितने लोग देखते हो, आप लोग जब आते हो देखते हो, तो मुझे इतनी खुशी, कुछ लोग हैं जो इस पढ़ाई की वैल्यू को समझते हैं। बाकी जैसा आपको लगेगा बताइएगा। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हर दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा, अब कोई ऐसा दिन नहीं रहेगा जो गैप होगा। अब मैं पूरा आप लोग का पूरा, कुछ दिनों बाद मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा, आपको डिजिटल चीज़ें भी समझाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, और भी चीज़ें आपको एडवांस चीज़ें देते रहेंगे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।